पम्मी पहलवान से जाना। पम्मी, आपसे अनुरोध है मेरा कि आप मंच पर ही बने रहिए क्योंकि न्यूज 18 आपको सम्मानित करना चाहता है। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन जी को। कृपया आप मंच पर आएं और पम्मी पहलवान उर्फ आदिति पोहनकर जी को सम्मानित करें। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन जी सम्मानित कर रहे हैं आदिति पोहनकर को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ने जा रहे हैं और अपने अगले सेशन की ओर हम बढ़ेंगे, जिस सेशन का नाम है नेता तुम ही हो कल के। इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी आस्था कौशिक और इस सेशन के बारे में अब आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। परिवारवाद और वंशवाद को लेकर सियासी पार्टियों में एक बहस हमेशा से चलती रहती है। पार्टियों के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से ये कम नहीं है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इसको लेकर सख्त है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी अपने तर्क और इस पर प्रत्यारोप हैं। इस सब के बीच सियासी रण में अपने कार्यों से भी अपनी पहचान बनाने वाले दो मेहमान अब हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और हॉकी इंडिया वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में आपके बीच होंगे। हमारा ये सेशन इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि इसमें बात होगी परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जो राजनीति देखने को मिलती है वो इस सेशन के जरिए आप तक पहुंचेगा। कितना पार्टियां इसे मुद्दा बनाती हैं और उसके बाद जनता जब वोट देती है तो किस तरह से चोट करती है और उनके विचार क्या है, चाहे परिवारवाद की राजनीति हो, वंशवाद की राजनीति हो। इस बारे में अपने दोनों खास मेहमानों से हम जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मंच पर कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में मौजूद रहेंगे युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और हॉकी इंडिया वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी का। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी आस्था कौशिक। ओवर टू यू आस्था। बहुत स्वागत है डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी आपका। और हमारे दूसरे मेहमान भी बस कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की भागीदारी की, समाज में भी बात करेंगे, राजनीति की भी बात करेंगे। अब अगले साल मध्य प्रदेश को चुनाव में जाना है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो बताइए युवाओं की और युवा नेताओं की क्या भूमिका होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनसे अनुरोध है आएं और कृपया मंच पर विराजें। बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल आपसे ही विक्रांत जी, अब आने वाले चुनाव में युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है और युवा नेताओं की भी, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज के दौर में युवाओं पर फोकस कर रही हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो सवाल करा है ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब भी है कि मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा युवा हैं और निश्चित तौर पर जिस तरफ युवा मुड़ता है उस तरफ सत्ता का दरवाजे खुल जाते हैं। आने वाले चुनावों में जिस तरह से अभी नगर निकाय के चुनाव हुए थे और उसमें अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो पहली बार ऐसा हुआ था कि यूथ कांग्रेस के 4 लोगों को महापौर का टिकट मिला था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ।
16 में से 4 पीपल गॉट द चांस। और ये अपने आप में बताता है कि आने वाले समय में युवा कुछ नयापन चाहता है, नए विचार चाहता है। पुरानी राजनीति एक समय तक थी, आज नई राजनीति का प्रारूप है। अब युवा उसी के साथ जाएंगे जो रोजगार की बात कांग्रेस करेगा। के साथ है युवा, ये बताइए मुझे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ है, और जिस तरह से कांग्रेस हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी रही है, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ती रही है, जमीन पर लड़ाई लड़ी है, और चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा व्यापन कांड की हम बात कर लें या फिर कोई भी धांधली की बात कर लें, लगातार जमीन पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी दिखी है। और जो व्यक्ति कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का युवाओं के साथ खड़ा रहेगा, निश्चित तौर पर युवा उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। विक्रांत जी, आपने बहुत बड़ा दावा किया कि युवा कांग्रेस के साथ है क्योंकि आप मुद्दे उठाते हैं। तो देवेंद्र जी, आपका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी यूथ कांग्रेस के साथ है, लेकिन भाजपा का अपना ही दावा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हम दोनों मध्य प्रदेश के युवाओं को यहां आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का जो मंच आपने दिया है, इसके लिए आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में विक्रांत जी हैं। तो जैसा कि आपने कहा है युवाओं की बात, तो निश्चित तौर पर जब हम युवाओं की बात करते हैं तो इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, चाहे जेपी आंदोलन की अगर हम बात करें और वहां से लेके अन्ना जी के आंदोलन की बात करें, तो इन दोनों आंदोलनों ने जो अलग जगाई थी उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। और मैं पार्टी से अलग बात करना चाहूंगा कि देखिए, युवा अपने आप में बहुत अलग होता है, युवाओं के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। और जब इनको मुद्दा मानते हैं आप? कांग्रेस कह रही है कि हम रोजगार के लिए प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर लाठियां खाते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है, अगर पार्टी सत्ता में है तो विपक्ष का काम है एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करे। पर जिस तरह से आज हम विपक्ष की भूमिका को पूरे देश में देखते हैं, उसको ना तो देश की जनता स्वीकार कर रही है और ना देश का युवा उसको स्वीकार कर रहे हैं। क्या भूमिका? मैं चाहूंगी थोड़ा स्पष्ट करके आप बताएं, उस पर जवाब देंगे विक्रांत जी फिर। अब मैं देखिए, आज जिस प्रकार से कल की भी अगर हम बात करें, परसों की भी हम बात करें, जिस प्रकार से आज विपक्ष माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को भी 5 अगस्त की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल उसी की बात कर बताइए, रहा हूं। आपने काला दिवस घोषित कर दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, राम मैं भक्तों का अपनी अपमान कर दिया, यही तारीख मिली थी आपको? नहीं, मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा कि विपक्ष की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि अगर सत्ता कुछ गलत काम कर रही है तो विपक्ष उसको मजबूती से उठाए। लेकिन जिस प्रकार से आज देश के अंदर सोनिया गांधी जी से अगर ईडी पूछताछ करती है, राहुल जी से पूछताछ करती है, तो एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है कि पता नहीं क्या अन्याय हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष को ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछताछ कीजिए और अपना काम कीजिए। ठीक है, इसका जवाब अब विक्रांत जी देंगे। एक तो पूछताछ, प्रदर्शन, और वो भी 5 अगस्त के दिन। इसमें सबसे बड़ा जवाब तो जनता ने दिया है, क्योंकि जब भी कांग्रेस आंदोलन करती थी, कभी भी इनके वरिष्ठ नेतृत्व उसमें किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं लेते थे, ना ही किसी तरह का रिस्पॉन्ड करते थे। पर जब ये 5 अगस्त का आंदोलन हुआ, जो कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर था, निश्चित तौर पर इससे हर युवा ने, हर जनता के हर वर्ग ने इससे रेजोनेट करा, अपने आप को जुड़ा हुआ पाया। क्योंकि ये हकीकत है, आप ईडी में जितनी आपको जांच करवानी है करवा लीजिए, और जो अगर गलत पाया जाता है आप उसको जेल में भी डालें। तो फिर उसमें अगर हमें राहुल कोई गांधी आपत्ति और नहीं। सोनिया गांधी को ईडी बुलाती है इंक्वायरी के लिए, तो दिक्कत क्या है? आप खुद ही हमें कह रहे बिल्कुल हैं। दिक्कत नहीं है, आप बुलाइए। और उसी पर तो सारा प्रदर्शन है। नहीं, ये जो प्रदर्शन था, ये महंगाई के मुद्दे पर था, बेरोजगारी के मुद्दे पर था, और इसको जनता का जो मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि आप जनता की आवाज बने, वही हम कर रहे थे। इन्होंने उसको ईडी से जोड़ा, और जिस तरह से ये लगातार विपक्षी पार्टियों के, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सारी विपक्षी पार्टियों के, कभी सीबीआई की जांच हो जाती, कभी ईडी की जांच हो जाती है, इनका एक भी नेता लेकिन ईडी में उसी जांच को आप पश्चिम बंगाल में सही ठहराते हैं, दिल्ली में सही ठहराते हैं, और जब बात सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की आती है तो सबके सब सड़क पर होते हैं। हमने कहीं भी अगर कोई गलत व्यक्ति होगा उसके साथ हम खड़े नहीं रहे। आप करिए, पर बीजेपी के कितने लोगों के खिलाफ ईडी की जांच हुई, ये आप मुझे बता दीजिए। अगर निष्पक्षता की हम बात जी करते हैं, बताइए, उनके हिसाब से तो राहुल जी और सोनिया गांधी जी से इंक्वायरी ही गलत है, और वो किसी गलत के साथ खड़े नहीं होते। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ईडी की जांच हो, चाहे एनआईए की जांच हो, चाहे एसआईटी की जांच हो,
ये पहली बार तो हो नहीं रही है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, वो भी गुजरात से आके घंटों तक आपकी एसआईटी का जवाब दिया करते थे, एक पानी की बोतल लेके जाया करते थे, बार बार ऐसा नहीं कि लंच में जा रहे हैं। मैं जा सकते हैं लंच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया आज पूरे दिल्ली के अंदर, अगर उनको कहा जाता है कि 3 बजे सोनिया गांधी जी पहुंचने वाली हैं, 9 बजे पहुंचने वाली हैं, उसके पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ता रोकने की कोशिश करते थे और लगातार प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे। इससे ये देखने को मुझे महसूस होता है और पूरी जनता भी देखती है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और जिस प्रकार से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अपने आप को इस तरह के बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे संग गलत हो रहा है। देखिए, अगर जांच के लिए अगर मुझे कोई जांच के लिए बुलाए, मैं ऑफिस जाऊंगा, पूछताछ होगी, उसके बाद आ जाऊंगा। मुद्दा ईडी नहीं है, मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, और उसी को लेकर ये जो आंदोलन शुरू हुए हैं, आज भी अगर ये गिरफ्तार करते हैं तो कर लें, आगे भी इसी तरह से हम डरने वाले नहीं, और लगातार युवाओं की और बेरोजगारी की लड़ाई हम जमीन पर लड़ते रहेंगे। ठीक है, ईडी सीबीआई से निकल करके मध्य प्रदेश और यूथ पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। भाजपा के अपने दावे हैं कि बूथ और यूथ सबसे मजबूत है हमारा। हाल ही में कांग्रेस के बहुत सारे यूथ लीडर्स ने साथ छोड़ दिया है, तो अब आगे चुनाव आने वाले हैं, ये तो बड़ी मुश्किल की घड़ी है आपके लिए। नहीं, हमारे साथ युवा खड़ा है, यही चीज मैं अंतर बताना चाहता हूं। कांग्रेस मजबूत तभी होगी जब विचारधारा के लोग ही उसमें बचेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई विचारधारा की, कांग्रेस की विचारधारा की, और जो देश के लिए विचारधारा है उसके साथ अगर नहीं खड़ा होता, अगर कल पार्टी छोड़ रहा है तो आज छोड़ दे। हम ये कहते हैं कि जो देश के लिए आवाज उठा सकता है, विपक्ष के रूप में जमीन पर लड़ाई लड़ सकता है, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात जो आपने बोला है कि युवा ने साथ नहीं, आज युवा सबसे ज्यादा ताकत से, पहले से ज्यादा ताकत से आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। और जो अभी परिणाम आए उसमें आपने साफ देखा होगा कि पहली बार नगर निकाय के जो चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, 5 सीटें हम जीतकर, और किस तरह से पुलिस, पैसा और प्रशासन का इन्होंने दुरुपयोग करा। नहीं तो ये इतनी सीट भी नहीं ले पाते, क्योंकि इनका नीचे का जो कैडर है वो टूटता चला जा रहा है, और कांग्रेस लगातार कैडर पर काम कर रही है, और इसका रिजल्ट आप 2023 के चुनाव में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल इसके उलट तस्वीर बता रहे हैं देवेंद्र जी। भाजपा पर पार्टियां तोड़ने के बड़े आरोप लगते हैं, खासतौर पर चुनाव से पहले। अच्छे खासे नेताओं को आप ले आते हैं अपनी तरफ, और वो कह रहे हैं कि हम कैडर मजबूत कर रहे हैं अपना। देखिए, मैं पहले तो भाई को ये कहना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा कि नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं तो छोड़ते जाएं, और विचारवान लोग रहने चाहिए कांग्रेस के अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव में ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को स्टार प्रचारक बना के पूरे मध्य प्रदेश में घुमाते हैं, और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो गए तो वो विचारवान नहीं रहे। मैं ऐसा भाई को कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं। दूसरी बात, पार्टी तोड़ने की बात की गई, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई, पर उन्होंने कहा था कि मैं ना खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, चाहे मेरी सरकार गिर जाए तो गिर जाने दो। उसी पर आज भी हम कायम हैं। और रही बात पार्टी को तोड़ने की, तो देखिए 28, 22 कई जगह एमएल, चाहे कर्नाटका हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हम किसी के पास नहीं गए हैं। उनकी बात कांग्रेस में लगातार नहीं सुनी जा रही थी, और लगभग 16-17 महीने की सरकार कांग्रेस की यहां रही, जब विधायकों की बात अनसुनी कमलनाथ जी ने की, और कोई ऐसा शीर्ष नेतृत्व उनके पास नहीं था जो उनकी बात को सुने और उनका निदान कर पाए। तो निश्चित तौर पर जो 5 साल के लिए विधायक चुनकर आता है, वो चाहता है कि मेरे क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़े काम हो, और मुख्यमंत्री जी केवल छिंदवाड़ा के अलावा उस समय कुछ देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और आज फिर से मुख्यमंत्री जी, माननीय शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में वो विकास की धारा में जुड़ गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार शिवराज जी का अंदाज भी बदला है, बुलडोजर चल रहा है। देखिए, बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चल रहा है। जिस पर बुलडोजर चलना चाहिए था, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े लोगों पर किस पर बुलडोजर चल गया, ये सीधे सीधे देखकर, जाति धर्म को देखकर बुलडोजर चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सीधे तौर पर जाति धर्म कैसे, कोई तो कागज होगा ना इनके पास कि संपत्ति लीगल है या कैसे कमाई गई है। जिस तरह से मेरे भाई ने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में उन्होंने अपना दिखाया कि मैं बीजेपी के लिए समर्पित हूं। और यही कारण है कि जब आप किसी को खरीद कर लाते हैं,
वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ नहीं पाता। इसका सबसे अच्छा बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ग्वालियर में क्या हुआ? ग्वालियर 57 ईयर्स से इनका महापौर था, और जैसे ही बागी लोग उसमें शामिल हुए, बीजेपी में जबरदस्त मतभेद चालू हो गए। और यही कारण है कि बीजेपी का जो इतिहास था वहां नहीं हारने का, इस बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अब सबसे बड़ा जो द्वंद्व है इन्हीं की पार्टी में शुरू हो गया है, क्योंकि जनता भी ये चीज समझ रही है और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता ये समझ रहा है कि अगर बाहर से लाकर आप लोगों को हमारे सर पर बैठा दोगे तो जिंदगी भर क्या हम चादर ही उठाते रहेंगे, दरिया बिठाएंगे? और यही कारण है, मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले से ज्यादा मजबूत आज के समय में कांग्रेस है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और हम पूरी ताकत से जमीन पर काम कर रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि जो जितने लोग आप खरीद कर ले जा रहे हैं वो भी आपके सगे नहीं होंगे। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से आप शोषण का ये जो जितने लोग गए, अभी जब तक सत्ता चाहिए तब तक उनको बहुत तोल रहे हैं ये लोग, पर जैसे ही सत्ता जाएगी वो लोगों को भी हाशिए पर पहुंचा दिया जाएगा। देवेंद्र जी, क्या जवाब है इस बात का? आपके लिए आने वाले साल में मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं सरकार की? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों की जीत देखें तो अंतर आ गया था, मतलब नुकसान काफी हुआ था। अब एक बार फिर से चुनाव में आपको जाना है और यहां ये कहा जा रहा है कि सत्ता की मलाई के लालच में कुछ लोग आपके पास पहुंचे हैं। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ शुरू की गई पार्टी है। दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के नेतृत्व में पार्टी शुरू हुई और आज भी उनके विचार पर हम चल रहे हैं। पार्टी में कोई नेता आए कोई जाए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पार्टी के अंदर विचार ही सबसे बड़ा अपने आप में मजबूत दावेदार माना जाता है, और कमल का फूल। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने समय बहुत बड़े नेता रहे, उसके बाद आज मोदी जी है, कल कोई और होगा। तो मैं मानता हूं ये पार्टी बहुत लंबे समय तक चलने वाली पार्टी है, विचारवान पार्टी है, और जो पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी होती है उसकी आज आप स्थिति परिस्थितियों को आप बड़े नजदीक से देख रहे होंगे, चाहे वो यूपी हो, और कांग्रेस की भी स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। इसका जवाब देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, आज की भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा बची ही नहीं है। आज इनके बड़े से बड़ा नेता, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने भी ये बोला, ये अब वो भाजपा नहीं रही जो देश के लिए लड़ाई लड़ती थी, अब सिर्फ व्यक्तिवाद की लड़ाई हो गई। भाजपा का मतलब सिर्फ दो लोग, अडानी जी और अंबानी जी, और उनके नीचे आते हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। और ये वो पार्टी नहीं बची है कि जो उसूलों पर चलती थी, जो जिनके भी इन्होंने नाम लिए। आज कार्यकर्ता का यही रोना है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी से व्यक्ति एक दिन में आकर कैसे बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ जाएगा। तो यही सबसे बड़ी इनकी चुनौती है, और इनको सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में जो लोग ये बाहर से लेकर आए वो सबसे बड़ी चुनौती। यही कारण है महाराष्ट्र में ये शिंदे जी को ले तो आए, पर आज तक दो के अलावा तीसरा व्यक्ति उनमें मंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें खींचतान इतनी हो गई, कौन ज्यादा पैसा देगा, कितना बड़ा मंत्रिमंडल आएगा। आपने अपने अपने मुद्दों को रखा, महाराष्ट्र से निकलकर एक बार फिर एमपी पर आ जाते हैं, क्योंकि अब सेशन अंतिम पड़ाव में है। आप दोनों को विरासत में सियासत मिली, ऐसा लोग मानते हैं। आप दोनों के पिताओं का जो राजनीतिक ओहदा है, एक पूरी लीगेसी आपके साथ चलती है। तो अब आप यूथ लीडर्स हैं, भविष्य के नेता आप ही लोग हैं, तो अब उसको कैसे आगे बढ़ाइएगा? क्या विजन आपका युवाओं के लिए? क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सियासत में? क्या बदलना चाहते हैं? देखिए, यहां पर बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैं प्रोफेशन से एक सर्जन हूं, डॉक्टर हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, और मैं युवाओं की जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो चुनौती है, अगर कोई व्यक्ति या युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है, बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और जो व्यक्ति इस पर काम करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, जो उनको रोजगार दे पाएगा। देवेंद्र जी, आपकी प्राथमिकता? देखिए, ये बात सही है कि विरासत में राजनीति मिली है, और मैं ये भी मानता हूं कि एक आम कार्यकर्ता से ज्यादा हमको मिलता है, क्योंकि पिता जब बड़े पद पर होते हैं और उनके बहुत बड़ी विरासत जब हमारे पीछे होती है, तो एक आम कार्यकर्ता से हमको कम मेहनत करनी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारी पहचान बनी होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति हो या कोई भी और प्रोफेशन हो, अगर आप काबिल नहीं हो तो पिता की विरासत के दम पर बहुत लंबे समय तक राजनीति कर पाओगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। ऐसा संभव नहीं है। आज चाहे मैं हूं, चाहे विक्रांत जी हो, चाहे जयवर्धन जी हो, सचिन जी हो, और भी बहुत सारे हैं, सब अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ रहे हैं,
और हमें गर्व है कि हम ऐसे पिता की संतान हैं कि हमें विरासत में राजनीति जरूर मिली है, लेकिन हम उनका नाम रोशन करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आने वाले चुनावों के लिए ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। और उम्मीद यही है कि जो यूथ विजन आप लोग लेकर चल रहे हैं और जो सेवा भाव आप लोगों ने जताया है वो भविष्य में जनता को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर ही बने रहें, न्यूज 18 आपको सम्मानित करना चाहता है। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज 18 मध्य प्रदेश के न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित जी को। आप कृपया मंच पर आएं और हमारे खास मेहमानों को सम्मानित करें।